Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on valence bond theory. Today, we are going to take one of the most important concepts of chemistry, that is resonance. Students, आइए resonance पे बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, रेजोनेंस क्या होता है पहले इसको समझो और ये कंसेप्ट कब यूज होती है. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपनी केमिस्ट्री में एक सिचुएशन ऐसे देखते हैं कि बेटे किसी एक मॉलिक्यूल की या किसी एक आयन की एक से ज़्यादा बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर बेटे पॉसिबल हो सकती है. वी कम अक्रॉस द सिचुएशन व्हेन ए मॉलिक्यूल और आयन हैव मोर देन टू or more than two a valence bond structure, but none of these structures can explain the experimentally observed property of the substance, that is molecular ion here. In this situation, we must have to use the concept of resonance. जैसे बेटी बात अगर हम आपसे करें कि जैसे आप लिखते हो, let us take here ओजोन की बात करें बेटे. अगर ओजोन को आप देखो तो ओजोन की बेटे दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती हैं. ओ is double bonded with this one here and this is coordinate bonded with this one. This is one of the structure. अब बेटे जो दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी, this is O coordinate bonded with O, this one here double bonded with this one. ये सिचुएशन जरा क्लियर करिए आप. विद दीज टू सिचुएशन हियर, O3 के करस्पॉन्डिंग बेटे ये दो बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप लेविस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो. दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स हियर, वन एंड दिस इज द टू. बेटे अब बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज क्या बताती है कि बेटे ये जो है, अगर हम लोग उसको केयर करें, अगर नॉर्मल बात करें तो बेटे ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर के बराबर होनी चाहिए. और ये डबल बॉन्ड बेटे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए बेटे 121 पिकोमीटर के बराबर होनी चाहिए. बट होता क्या है बेटे, आपके ओजोन मॉलिक्यूल में एक भी बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ 148 नहीं होती ना 121 होती है. का क्या मतलब हुआ? इट इज व्हाट इज मीन? इट मीन्स दैट these two structures, valence bond structure, cannot explain the observed properties of ozone molecule. और जब नहीं होगी, definitely in this situation we must have to use the concept of resonance. और तब बोला क्या जाता है? तब बोला ये जाता है कि क्योंकि हमारा जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो ना तो ये है ना तो ये है, बल्कि इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है. मतलब इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस अगर हाइब्रिड होगा तो दिखाई ये पड़ेगा बेटे आपके जो ओजोन, जो हमारे ओजोन में जो 3 आपके प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के आपके एटम्स हैं, इनके बीच का बॉन्ड ना तो कंप्लीट डबल है ना तो कंप्लीट सिंगल है, बट इट इज़ लाइज बिटवीन सिंगल एंड डबल. जब बेटे ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग अगर कहेंगे तो डेफिनेटली तब आप क्या कहेंगे, दिखाई तब क्या पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में ये जो मॉलिक्यूल होगी डेफिनेटली सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. तो दैट इज वाई आप कहेंगे कि इन दिस सिचुएशन जो आपकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन द ऑब्जर्व properties of the ozone, but all the properties of the ozone molecule can be explained in terms of this structure. और ये जो structure that is called as the resonance hybrid of these two structure. बेटे ये दोनों जो structure हैं जो कि इस structure की एनर्जी को में कंट्रीब्यूट करते हैं, बेटे इनका कंट्रीब्यूशन है ये, इस कंट्रीब्यूट इन दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों से कि हाइब्रिड है इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं. इसलिए ये हमारी जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेटे ओजोन मॉलिक्यूल. बेटे एक बात और समझो, अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिखाई ये पड़ेगा कि अगर एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी की बात करें,
बेटे इन दोनों की एनर्जी जो होगी ये आपके हाइब्रिड से अलग होगी, हाइब्रिड से हाई होगी। इवन ये ज़्यादा एक्यूरेटली बात करें बेटे ये लो एनर्जी होगा, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों की एनर्जी सेम सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा डेफिनेटली बेटा उसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी। इसीलिए आप कहते हो जो आपको हमने आइडिया दी है, किसी भी बेटे मॉलिक्यूल का या आयन की का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमेशा बेटे उसके कैनोनिकल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डेफिनेटली बेटे आप कहेंगे दैट शुड बी मोर स्टेबल इन बेटे देन दीज टू स्ट्रक्चर्स हियर। अब बात करें एक चीज़ और समझिए बेटे, बात ये करनी है कि अब तो ये जो स्ट्रक्चर हमारी 1 और स्ट्रक्चर जो 2 दीज आर कॉल्ड एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये बेटे हमारी जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट शुड बी कॉल्ड एज दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप समझिए तो इन दोनों में से जो फर्स्ट और सेकंड आप कह रहे हो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट वन, और ये इसको आप सेकंड बोल रहे हो। फर्स्ट सेकंड में जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी और आपके रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपका है मॉलिक्यूल का उसकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है बेटे उसको एक नया नाम देते हैं, दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी शुड बी कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। बेटे एक बात समझिएगा कि जितनी बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो किसी मॉलिक्यूलर आयन के लिए उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बेटे वन कैनोनिकल एनर्जी जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड से हाई होती है, और आउट ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर्म विच इज मोर स्टेबल, कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल, उसकी एनर्जी और आपके रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी शुड बी कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। अब आइए बात करते हैं आपसे बेटे एक इम्पॉर्टेंट बात जो करनी है कि आप किसी भी बेटे मॉलिक्यूलर आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे की जाए। What are the different tools through which we can draw the different बेटे resonating structure corresponding to the molecule or an ion here। बेटे सबसे पहली बात क्या होती है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस मॉलिक्यूल या आयन में जो इन्वॉल्व न्यूक्लियाई हैं जिनको एटम आप बोल सकते हो उनकी बेटे रिलेटिव पोजीशन वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। जैसे आप ओजोन में देख रहे थे हमने पोजीशन नहीं बदली थी, all the 3 atoms of oxygen occupy the identical position in the valence bond structure of ozone molecule, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट्स तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूक्लियाई की पोजीशन को नहीं बदल सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ बेटे फॉर स्ट्रक्चर्स टू बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हियर। दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि उसमें अगर आप उसकी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा तो नोट करिएगा इसको कि पूरी जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप लिखते हो उनमें बेटे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअली अलग अलग होने चाहिए, वो दैट शुड बी इंडिविजुअली बेटे वो इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने बॉन्डिंग पेयर होनी चाहिए, जैसे मैं आपसे बात करूं लेट वी हैव बेटे ओजोन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको आइडिया थोड़ी एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पर। लेट वी हैव दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, और बेटे ये बात नोट करिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं हम लोग कह सकते हैं बेटे कि एक इस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें ऐसे, दिस इज हियर। बेटे इस पर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, दिस इज द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, और बेटे यहाँ पर क्या हुआ कि 2 इस पर केवल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर करो, आप कहोगे कि 2 1 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आप यहाँ देखिए बॉन्ड डबल 1 बना है तो 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर हैं और 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पर है। तो आप क्या कहोगे, टोटल जो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 3 बीपीज हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपने बात करी
दिस इज 3 और 3 6 बेटे, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर ये दोनों हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो डेफिनेटली बेटे यही सेम सिचुएशन यहाँ भी आनी चाहिए। तो आप करोगे बेटे, आपको दिखाई पड़ेगा 2 यहाँ मिलेंगे, 1 यहाँ मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेंगे आपको। आप काउंट करेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे बेटे यहाँ भी क्या दिखाई पड़ेगा, जो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर यहाँ भी 3 है। डेफिनेटली ये पता है कि अगर दोनों में नंबर ऑफ बेटे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इंडिविजुअली इक्वल हैं तो पक्का आप कहेंगे दिस स्ट्रक्चर शुड बी कॉल्ड एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटे तीसरी सिचुएशन क्या आती है, तीसरी सिचुएशन आ जाए बेटे, ये दोनों जो हैं स्ट्रक्चर्स दे शुड बी सिमिलर इन एनर्जी, मतलब एनर्जी लगभग लगभग कंपेरेबल एनर्जी बोल सकते हैं। दे शुड नॉट हैव द वाइड डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द माइनर डिफरेंस ऑफ एनर्जी हियर। बेटे ये बात होती है। और तो ये आपके पास, और तीसरी सिचुएशन है कि बेटे जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, जो कि कंट्रीब्यूटिंग जिसको आप बोलते हैं, वो तभी कंट्रीब्यूट करेंगी जब उन स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रेजेंट होगा। फ्रेंड्स अगर ऐसा है तब तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं, तब तो आप कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग उसको बोलोगे। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चला गया और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया तो डेफिनेटली बेटे वो जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन इन बेटे दैट इज नेट स्टेबलाइजेशन ऑफ द बेटे मॉलिक्यूलर आयन हियर, मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस में नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब आप देखो, तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ above concept, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.